नमस्कार उम्मीदवारों। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक बात मैं शुरुआत में ही बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई साधारण परीक्षा समीक्षा नहीं है। आज हम एसएससी जीडी 2026 की 6 मई की दूसरी शिफ्ट के पेपर का लाइन बाय लाइन 100% वास्तविक विश्लेषण करने वाले हैं। जो भी तथ्य और प्रश्न हम यहाँ देखेंगे वे सीधे परीक्षा से लिए गए हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको उत्तर रटाना नहीं है, बल्कि हर उस अतिरिक्त तथ्य को समझना है जहां से आयोग भविष्य में प्रश्न बनाता है। तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, जो है राजनीति और खेल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा में पुलिस प्रणाली से ये बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा गया था, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्टडी यानी हिरासत और सर्विलांस यानी निगरानी के बीच का अंतर आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, जब पुलिस किसी संदिग्ध को पूछताछ के लिए थाने में रोकती है ना, तो उसे हम कस्टडी कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म फिजिकल लॉकअप है। कानूनी तौर पे इसमें 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। इसके बिल्कुल उलट सर्विलांस में पुलिस संदिग्ध व्यक्ति पर केवल नजर रखती है। इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल लॉकअप नहीं होता। तो अगली बार इन दोनों का अंतर एकदम याद रखिएगा। अगला प्रश्न था काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी शब्द का अर्थ। इसका सीधा सा उत्तर है आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने की रणनीतियां। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि ये सिर्फ पुलिस या सेना की कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियां और कानूनी उपाय भी सख्ती से शामिल होते हैं। ये एक पूरी की पूरी कानूनी और प्रशासनिक रणनीति है। अब जरा ब्रिक्स की इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। परीक्षा में पूछा गया था कि 2011 में ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। उत्तर है सान्या, चीन। अब इसके आसपास के फैक्ट्स नोट कीजिए। 2009 में जब इसका पहला सम्मेलन हुआ था तब ये केवल ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। 2011 में 14 अप्रैल को जब चीन में ये सम्मेलन हुआ तो इसकी थीम थी ब्रॉड विजन शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद 2012 में चौथा सम्मेलन हमारे भारत में हुआ और फिर 2013 में पांचवां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में। ये पूरी टाइमलाइन आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। खेल जगत की बात करें तो पहला फीफा विश्व कप 1930 में किसने जीता था? इसका उत्तर है उरुग्वे। अब इसके साथ का एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि उरुग्वे ही उस विश्व कप का मेजबान था और फाइनल में उसने अर्जेंटीना को 4-2 के स्कोर से हराया था। वहीं क्रिकेट से एक बहुत ही ताज़ा प्रश्न आया था कि 2025 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? उत्तर है रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन्होंने मई 2025 में टेस्ट से संन्यास लिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वनडे में अभी पूरी तरह सक्रिय हैं और शुभमन गिल वनडे और टेस्ट के कप्तान हैं। 2025 में संन्यास लेने वाले अन्य खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साहा और वरुण आयरॉन हैं। लगे हाथ ये भी याद कर लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने 2013 में और युवराज सिंह ने 2019 में संन्यास लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे खंड की ओर, जहां हम भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और भूगोल की चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए। शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में तमिलनाडु का वो नृत्य जिसमें हाव भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो भरतनाट्यम है। इसमें भाव, राग और ताल का एकदम अद्भुत संगम होता है। नर्तक अपने चेहरे के हाव भाव और हाथ की मुद्राओं से पूरी कहानी बताते हैं। इसका प्राचीन नाम याद रखिएगा, इसे सादिरट्टम कहा जाता था। अब त्योहार पर आते हैं। वार्षिक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। 1987 से शुरू हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इसे 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने बनवाया था। एक जरूरी करंट फैक्ट, 2026 में होने वाले 39वें मेले की थीम लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत है और इसका पार्टनर देश मिस्र यानी इजिप्ट है। सटीक समय फज्र यानी भोर से शुरू होकर सूर्यास्त यानी मगरिब तक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं पर नियंत्रण रखना, धैर्य सीखना और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति जगाना। चलिए इतिहास के इस बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखते हैं। 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने इसे बांटने का आधिकारिक कारण क्या बताया था? उनका तर्क था कि भाई ये 8 करोड़ की विशाल आबादी वाला प्रांत है, इसे एक केंद्र से संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटना पड़ेगा। लेकिन असलियत क्या थी? वास्तविक कारण था हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक फूट डालना। यही तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। और इसका नतीजा क्या निकला? इसके विरोध में पूरे देश में भयंकर स्वदेशी आंदोलन छिड़ गया।
भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की लोकेशन आपको मैप पर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। प्रश्न था, मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर है केरल। देखिए, मोहिनी का अर्थ होता है मन मोहने वाली या भगवान विष्णु का अवतार, और अट्टम का मतलब है नृत्य। ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक सोलो डांस है। इसके प्रमुख नर्तकों के नाम नोट कर लीजिए: सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन और कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। इसे 1930 के दशक में कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने पुनर्जीवित किया था। बाकी नृत्यों को भी मैप पर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कथक, असम में सत्रिया, मणिपुर में मणिपुरी, ओडिशा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम और केरल में मोहिनी अट्टम के साथ साथ कथकली। और एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर गलत होती है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भूगोल का ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है। भारत में सबसे ज्यादा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तर है हिमालय क्षेत्र। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन यानी नवीन वलित पर्वत है। यहाँ की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ढलानें एकदम खड़ी हैं और विवर्तनिक हलचल लगातार जारी है, जिससे ये क्षेत्र बहुत अस्थिर हो जाता है। अगर आप इसकी तुलना हमारे राजस्थान के थार मरुस्थल, सबसे पुराने पर्वत अरावली या सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों से करें तो वहाँ हिमालय की तुलना में ये भूकंपीय खतरा बहुत कम है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे खंड का। यहाँ हम विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और हाल ही के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। विज्ञान का ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल परीक्षा में था, वायुमंडल में ये जो ऑक्सीजन है ये मुख्य रूप से आती कहाँ से है? उत्तर हम सब जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से। इसे पौधे, शैवाल यानी एल्गी और साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। लेकिन अब वो अतिरिक्त तथ्य सुनिए जो आपको एकदम रट लेने हैं। हमारी पृथ्वी की 50 से 80% ऑक्सीजन समुद्र में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न होती है और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल मात्रा लगभग 21% है, जिसमें O2 डाइऑक्सीजन और O3 ओजोन दोनों शामिल होते हैं। भौतिक विज्ञान की ये 2 कॉन्सेप्ट्स भी बहुत जरूरी हैं। पहला, गर्मियों में मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है? इसका सीधा उत्तर है वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन के कारण। होता क्या है कि घड़े में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पानी रिसकर बाहर की सतह पर आता है और वाष्पित हो जाता है। इस वाष्पीकरण के लिए जो गर्मी चाहिए होती है ना, वो अंदर के पानी से ली जाती है और इसी वजह से अंदर का पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो उसके पथ की आकृति कैसी होगी? उत्तर है वृत्ताकार या सर्कुलर। जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो चुंबकीय बल एक अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगता है। अब आते हैं अंतरिक्ष और करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स पर। कुइपर बेल्ट क्या है? ये हमारे नेपट्यून ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित एक बहुत ही विशाल बर्फीला क्षेत्र है। ये बिल्कुल हमारे क्षुद्र ग्रह बेल्ट जैसा है, लेकिन उससे 20 गुना ज्यादा चौड़ा है। इसकी दूरी नेपट्यून से 30 से 50 खगोलीय इकाई यानी AU के बीच है। इसमें जमी हुई चट्टानें, धूमकेतु और प्लूटो जैसे बौने ग्रह मौजूद हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न था, 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर है पूर्णिया, बिहार। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सितंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया था। और आपको पता है, देश का 90% मखाना अकेले बिहार में ही उत्पादित होता है। अंत में एक डेमोग्राफिक फैक्ट, संथाल जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? उत्तर है झारखंड। जनसंख्या के लिहाज से यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब हम अपने चौथे खंड पर आ गए हैं, हिंदी व्याकरण। यहाँ शब्दों की सटीकता और वाक्य शुद्धि पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। परीक्षा में चतुर शब्द का सही पर्यायवाची पूछा गया था, जिसका उत्तर है कुशल। इसके अन्य पर्यायवाची जो आपको याद रखने हैं वो हैं प्रवीण, निपुण, योग्य, पटु और होशियार। इसी तरह गुस्सा का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसका उत्तर है रोष। इसके अन्य शब्द हैं क्रोध, कोप, अमर्ष और तैश। परीक्षा में कुछ अन्य शब्द भी थे, जैसे निकेतन, जिसका अर्थ होता है घर या आवास, पावक, जिसका अर्थ है आग या अग्नि, और अंबर, जिसका मतलब है आकाश या गगन। वाक्य शुद्धि में एक प्रश्न था, जहां आपको सबसे शुद्ध वाक्य चुनना था।
दिए गए विकल्पों में से जो पूर्णतः शुद्ध वाक्य था वो था वह कपड़ा पहनकर निकल गया। व्याकरण के नजरिए से यह वाक्य एकदम सटीक है। अब समय है हमारी आखिरी और सबसे स्कोरिंग खंड का, गणित और रीजनिंग। तो अपना पेन और पेपर तैयार रखिए। रीजनिंग का ये कैलेंडर वाला प्रश्न देखिए। 1 जनवरी 1906 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसे हम ऑड डेज या विषम दिन वाले कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। इन 5 स्टेप्स को लाइन बाय लाइन समझिए। स्टेप 1, पहले 1900 वर्षों तक विषम दिन निकालते हैं। 1600 वर्षों में 0 दिन होते हैं और 300 वर्षों में 1 दिन, तो कुल हुआ 1 विषम दिन। स्टेप 2, अब 1901 से 1905 तक यानी 5 वर्ष लेते हैं। इन 5 सालों में 1 लीप वर्ष है और 4 सामान्य वर्ष हैं, तो 2 + 4 = 6 विषम दिन हो गए। स्टेप 3, अब 1 जनवरी 1906 का 1 विषम दिन जोड़ेंगे। स्टेप 4, कुल योग करें तो 1 + 6 + 1 कुल 8 दिन हो गए। स्टेप 5, अब इस 8 को 7 से विभाजित कर दीजिए। शेषफल यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और कैलेंडर के नियमानुसार 1 का मतलब होता है सोमवार, इसलिए सही उत्तर सोमवार है। एकदम सरल है ना? अब गणित के इन 4 प्रश्नों पर एक नजर डालिए। पहला प्रश्न, वर्ष 2100 के पहले 4 महीनों यानी जनवरी से अप्रैल में कुल कितने दिन होंगे? दूसरा प्रश्न, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीसरा प्रश्न, समान लंबाई की 2 ट्रेनें 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? और चौथा प्रश्न, आर और क्यू पी से 6 गुना कुशल हैं। आर और पी क्यू से 1.5 गुना कुशल हैं। अगर क्यू किसी कार्य को 96 दिन में करता है, तो पी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? आइए अब इनके सटीक हल देखते हैं। वर्ष 2100 वाले प्रश्न में ध्यान दीजिए। 2100 एक शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये 400 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसकी फरवरी में केवल 28 दिन ही होंगे। तो जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31 और अप्रैल के 30 मिला दें तो कुल योग 120 दिन होगा। कार्य और समय वाले प्रश्न में 8, 12 और 24 का एलसीएम आता है 24 यूनिट्स। यही हमारा कुल कार्य है। इनकी क्षमता निकालें तो ए की 3, बी की 2 और सी की 1 होगी। कुल क्षमता हो गई 6। तो लिया गया समय होगा 24 को 6 से भाग देने पर यानी 4 दिन। ट्रेनों वाले प्रश्न को देखिए। दोनों एक दिशा में है तो सापेक्ष चाल होगी 72 - 36 = 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 15 सेकंड में कुल दूरी तय हुई 10 × 15 यानी 150 मीटर। चूंकि दोनों ट्रेनें समान लंबाई की हैं, इसलिए हर एक ट्रेन की लंबाई 150 का आधा यानी 75 मीटर होगी। और अंत में जो दक्षता वाला प्रश्न था, उसका पूरा समीकरण हल करने पर पी का समय 268.8 दिन आएगा। नंबर सिस्टम के ये 2 अंतिम प्रश्न भी देख लीजिए। प्रश्न 1, 3 क्रमागत सम यानी कॉन्सेक्यूटिव इवन संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? प्रश्न 2, 2 संख्याओं का HCF 12 और LCM 480 है। यदि इन दोनों का योग 156 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं? इन दोनों के हल की प्रक्रिया को भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहले प्रश्न के लिए मान लीजिए हमारी संख्याएं x, x + 2 और x + 4 हैं। इनका योग करने पर हमें मिलता है 3x + 6 = 72। इसे हल करेंगे तो 3x = 66 आएगा, जिससे x का मान 22 हो जाएगा। तो हमारी संख्याएं हुई 22, 24 और 26। इनमें सबसे बड़ी संख्या 26 है, यही हमारा उत्तर है। दूसरे प्रश्न के लिए अगर HCF 12 है तो हम संख्याएं 12x और 12y मान सकते हैं। इनका योग है 12x + 12y = 156, जिससे हमें x + y = 13 मिल जाता है। अब एलसीएम देखिए, 12xy = 480 है, जिससे xy = 40 मिलता है। अब हमें 40 के ऐसे गुणनखंड खोजने हैं जिनका योग 13 हो। वे होते हैं 5 और 8। इसलिए हमारी संख्याएं होंगी 12 × 5 = 60 और 12 × 8 = 96। तो फाइनल उत्तर है 60 और 96। तो दोस्तों, आज का ये विस्तृत विश्लेषण सत्र यहीं समाप्त होता है। अंत में मैं आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना, क्या आप सिर्फ अंतिम उत्तर रट रहे हैं या हर एक अतिरिक्त तथ्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं? याद रखिएगा, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल सही विकल्प चुनने से नहीं मिलती, बल्कि उस विकल्प के पीछे छुपे पूरे कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को समझने से मिलती है। इन नोट्स में दिए गए एक एक तथ्य को दोबारा पढ़िए और अपने पूरे सिलेबस को इसी दृष्टिकोण से रिवाइज कीजिए। ये विश्लेषण आपकी तैयारी का आईना है। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।